हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ते हैं हमारी जो एसएसटी हिस्ट्री की बुक है उसमें चैप्टर 3 दिया गया है, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। उसमें हमने पीछे पढ़ लिया था और आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। हमारा पॉइंट है 2, हिटलर का उदय। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से हिटलर का उदय हुआ था। देखिए बच्चों, अर्थव्यवस्था जो है राजनीतिक और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे में पर संदेशवाहक का काम किया। कोपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साय की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इस पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। क्या नाम था उसका? नाज़ी पार्टी। जो पहले शुरुआत में उसका नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी था, बाद में उसी का नाम नाज़ी पार्टी कर दिया था। आगे है 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ी ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। 1929 के बाद क्या बैंक दिवालिया हो गए थे, क्योंकि काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग जो थे वो लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था उनको। जो नाज़ी प्रोपेगेंडा था उसमें लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी, क्योंकि 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग के जो जर्मन संसद थी उसके राइक्सटैग में क्या हुआ के लिए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिरोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता रहा था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा।
उसके बाद भी हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोल बंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझाता रहा। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने में और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, जो स्वास्तिक का निशान होता है वो किस प्रकार से होता है आपको पता ही होगा। इस प्रकार से कुछ होता है, ये आप थोड़ा देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से होता होगा। थोड़ा लगभग सेम सा इस प्रकार से होता है। आगे है छपे लाल झंडे जो थे, उस प्रकार से जो स्वास्तिक के चिन्ह जो छपे हुए लाल झंडे थे, और नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति जो प्रदर्शन था उसका हिस्सा थी। आगे देखते हैं हम। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के लिए हिटलर को एक मसीहा रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। आगे पॉइंट है लोकतंत्र का ध्वंस, मतलब लोकतंत्र किस प्रकार से नष्ट हुआ, उसका किस प्रकार से ह्रास हुआ। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया था। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया था। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश का क्या था, फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्त, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। जो प्रेस एवं सभा करने की जो आज़ादी थी और नागरिक जैसे अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए, मतलब कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था, उनको हटा दिया था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। जो उसके कटु शत्रु थे, जो उसके दुश्मन थे, उन पर क्या निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले डिसल्डोर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध जो विशेषाधिकार था अधिनियम इनेबलिंग एक्ट, ये पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में एक बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई।
इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गुस्तापो, ये थे गुप्तचर राज्य पुलिस और अपराध नियंत्रण पुलिस होती है और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गुस्तापो के यंत्रणा ग्रहों में से किसी को भी बंदी किया जा सकता था। मतलब जो ये एक तरह की पुलिस थी, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना बताए, बिना किसी नियम कानून के उसको बंदी बना लिया जाता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, मतलब जेल में भेज सकते थे। यातना गृह होता है जेल, कारागृह। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था। उस टाइम पे देश से निकाल दिया जाता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। आगे है पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हुलमार शाख्त को सौंपी। शाख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। उसने शाख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना के हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। शाख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया था। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया था। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और भी मजबूत हो गया।
यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर ही था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गए, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाकों चने चबवा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच पहुंच गए। घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया था। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया तो पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है।